हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 8 मई 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो आ रही है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अपने आप को कमज़ोर समझना दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरें। 12,000 ने दी सहायक लेखाकार की परीक्षा। प्रदेश भर के सभी केंद्रों पर सख्त जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को दी गई एंट्री। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रविवार को प्रदेश में उन 50 केंद्रों पर सहायक लेखाकार की परीक्षा कराई। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सख्त जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। आयोग के मुताबिक 12,339 ने परीक्षा दी और परीक्षा शांतिपूर्ण रही। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक रविवार को अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कुल 49 केंद्रों पर सहायक लेखाकार परीक्षा का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा में 4, चंपावत में 3, श्रीनगर पौड़ी में 3, देहरादून में 16, नैनीताल में 7, उधम सिंह नगर में 6, हरिद्वार में 10 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। कुल 20,686 अभ्यर्थियों में से 12,339 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और 8,347 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। दूसरी ओर श्रीनगर में लोक सेवा आयोग की ओर से तीनों परीक्षा केंद्रों पर 594 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि तीनों परीक्षा केंद्रों के आसपास 144 धारा लगाई गई। तीनों केंद्रों में 946 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 594 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। नीट में 528 अभ्यर्थी हुए सम्मिलित। नेक्स्ट अपडेट है, वेबसाइट पर गलत अपलोड कर दिया एपीओ का रिजल्ट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ के परीक्षा परिणाम में बड़ी त्रुटि होने की बात सामने आई है। मुख्य परीक्षा में एक अभ्यर्थी के कम अंक दर्शाकर उसे अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया। बाद में आरटीआई के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बारे में जानकारी मांगी गई तो वेबसाइट पर दर्शाए गए अंकों से 11 नंबर अधिक होना पाया गया। अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र भेजकर जांच कराकर रिजल्ट में संशोधन कराने की मांग की गई। जसपुर खुर्द निवासी नेहा अग्रवाल ने वर्ष 2021 में सहायक अभियोजन अधिकारी पद के लिए परीक्षा दी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद 17 फरवरी 2023 को परीक्षा परिणाम लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया। मुख्य परीक्षा में 205 और इंटरव्यू में 23 अंक दर्शाए गए। इस परीक्षा में नेहा के कुल 228 अंक होना बताते हुए उसे 2 अंकों से अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया। इस पर 27 मार्च को नेहा अग्रवाल ने रिजल्ट के संबंध में आयोग से आरटीआई और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की छायाप्रति मांगी। 2 मई को आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना में मुख्य परीक्षा में नेहा को 216 और इंटरव्यू में 23 अंक प्राप्त होने के बाद 239 मार्क्स प्राप्त होने के बाद यह बात सामने आई। नेहा ने उसे सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर नियुक्त किए जाने की मांग की। अधिवक्ता संजीव आकाश का कहना है कि यदि आयोग ने त्रुटि में सुधार नहीं किया तो वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रदेश में 6 साल बाद होगी यूसेट परीक्षा। प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापकों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। शासन की ओर से राज्य पात्रता यूसेट कराने के निर्देश जारी कर दिए गए। हालांकि अभी तिथि जारी नहीं की गई, लेकिन राज्य में यह परीक्षा 6 साल बाद आयोजित की जाएगी। इस संबंध में अपर सचिव उच्च शिक्षा प्रशांत आर्य की ओर से आदेश जारी किए गए। इससे पूर्व इस संबंध में यूसेट के सदस्य सचिव एससीएस बिष्ट की ओर से फरवरी 2023 में राज्य सरकार को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की ओर से अक्टूबर 2022 के आदेशों के आलोक में परीक्षा आयोजित कराने के लिए दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया गया। यह परीक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय को आयोजित करानी है। इस संबंध में अपर सचिव आर्य की ओर से कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र लिखा गया और पत्र में कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के अनुपालन में राज्य अधीन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए यूसेट परीक्षा आयोजित किए जाने की अनुमति दी गई। बताते चलें कि इससे पहले राज्य में यह परीक्षा 2016 में आयोजित की गई थी, तो सेकंड यूसेट होने वाला है। फर्स्ट जो 2016 में हुआ था, जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, भर्ती घपला, नकलचियों को नहीं बनाया आरोपी। लोक सेवा आयोग की एई भर्ती में 75 अभ्यर्थियों को बनाया गया आरोपी, जबकि यूके SSSC में किसी को भी नहीं बनाया गया आरोपी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एई भर्ती के पेपर लीक प्रकरण में 75 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया, लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 भर्तियों की घपलों की जांच कर रही एसटीएफ ने एक भी अभ्यर्थी को आरोपी नहीं बनाया। साफ है कि एई भर्ती परीक्षा दे चुके नकलची आगे सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूके SSSC में नकल करने वाले इससे बच सकते हैं।
ऑफलाइन होगी वन दरोगा की परीक्षा। इस बार वन दरोगा की परीक्षा, लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी। उक्त परीक्षा 11 जून को होने जा रही है। इससे पहले 21 मई को सचिवालय रक्षक की परीक्षा होगी, जबकि स्नातक स्तरीय परीक्षा ये 9 जुलाई को आयोजित की जाएगी। यूके ट्रिपल एसएससी ने एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर नकल के संदेह में सचिवालय रक्षक, वन दरोगा, स्नातक स्तर भर्ती परीक्षाएं रद्द की। उक्त तीनों परीक्षाओं का रिजल्ट पूर्व में जारी हो चुका। अब आयोग इन तीनों परीक्षाओं के कैलेंडर जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आरंभ कर दिया है। धामी के सामने शिक्षा विभाग ने रखे 4 साल का खाका। शिक्षा विभाग में 15,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में आने वाले 4 सालों में 15,000 पदों से ज़्यादा की भर्तियां करेगा। इसमें एलटी, प्रवक्ता, गेस्ट टीचर के साथ साथ मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के पद भी शामिल हैं। शनिवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रोजगार सृजन का खाका पेश किया। इसके अनुसार 2026-27 तक बेसिक स्तर पर 8,243 भर्तियां की जाएगी, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह संख्या 6,882 है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागीय स्तर पर अल्प और दीर्घ अवधि की योजनाओं को लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र पोषित योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाई जाएगी। लंबे समय से रिक्त पदों को भी किया जाएगा शामिल। शिक्षा विभाग की प्रस्तावित भर्तियों में बीआरपी सीआरपी के 900 से ज़्यादा पद और लेखाकार के 332 पदों को शामिल किया जाएगा। ये पद पिछले कई सालों से खाली हैं। अहम बात यह है कि इन पदों पर वेतन का खर्च केंद्र सरकार ने उठाना है। राज्य के अफसरों की ढिलाई के कारण राज्य को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यूं होंगी भर्तियां। बेसिक में 2022-23 में 2,065 पदों पर भर्तियां की गई। इस साल 2023-24 में 2,455 पदों पर भर्ती की जाएगी। 2024 से 2027 तक 2,250 शिक्षक और 3,538 मिनिस्ट्रियल पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। ये पद रिटायरमेंट और प्रमोशन की वजह से रिक्त हैं। माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2022-23 में 1,855 पदों पर भर्तियां की गई। इस साल 2023-24 में 4,681 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें एलटी के 3,392 प्रवक्ता और गेस्ट के इसमें शामिल हैं, और जो एलटी और प्रवक्ता टोटल गेस्ट मिलाकर 3,392 पद खाली हैं। इन पर भर्तियां जल्द ही इसमें अध्याचन इसमें बन चुका है और नोटिफिकेशन आना अभी शेष है। जिले में 58 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति और 145 पद अब भी रिक्त। शिक्षक भर्ती में सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। बेसिक शिक्षक भर्ती विवाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बेसिक शिक्षक के लिए एनओएस डीएलएड की पात्रता के विवाद की वजह से करीब 800 पदों पर भर्ती लटकी हुई है। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की है। मालूम है कि एनओएस डीएलएड के विवाद की वजह से बेसिक शिक्षकों की भर्ती पिछले साल अगस्त 2022 से रुकी हुई है। एनओएस डीएलएड प्रशिक्षक ने अपने डिप्लोमा को डीएलएड के समान मानते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती के में शामिल करने की मांग कर रहे। इसके पक्ष में वो बिहार हाईकोर्ट और एनसीटीई के आदेश को आधार बताते हैं। पिछले साल हाईकोर्ट में भी उनके पक्ष में फैसला दिया गया। दूसरी तरफ बीएड प्रशिक्षक उन्हें पात्र नहीं मानते। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एनआईएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार इस स्टे के आधार पर भर्ती करने से हिचक रही है। मालूम है कि 2600 से 1800 पदों पर भर्ती हो चुकी है। शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनआईएस डीएलएड के पक्ष में आता है तो नई तकनीकी समस्या पैदा हो सकती है। शिक्षा सचिव ने बताया कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। दूसरी तरफ बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि एनआईएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रोक लगा दी थी। इस आधार पर सशर्त भर्ती जारी रखी जा सकती है, और लेकिन शिक्षा विभाग जानबूझकर इसे टाल रहा है। राणा ने सीएम और शिक्षा विभाग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो फ्रेंड्स, ये था डीएलएड, जो एनआईएस डीएलएड है उसका सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है। कोई बाधा नहीं, 14 मई को होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। पीसीएस परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। 13 मई को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी। ऐसे में परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के आयोजन में कोई बाधा नहीं। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 मई को आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़। पहली है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ मंदिर, मांगी आपत्ति। पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय स्मारक को लेकर आपत्तियां मांगी। रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। तुंगनाथ मंदिर
800 फीट की ऊंचाई पर आधारित है। लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की कवायद चल रही है। पुरातत्व विभाग ने तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की थी और प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने पर यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो इस अधिसूचना जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली को आपत्तियां भेजी जा सकती है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से तुंगनाथ मंदिर की दूरी 70 किलोमीटर है। पंच केदारों में तृतीय केदार है तुंगनाथ। 13,000 फीट की चंद्रशिला चोटी फतह कर नैनीताल की नंदा ने रचा कीर्तिमान। सिर्फ 5 साल की उम्र में नगर की बेटी नंदा देवी ने 5 पर्वतारोहण कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी साल अप्रैल में नंदा देवी ने 13,000 फीट की चंद्रशिला चोटी फतह की। नंदा को पर्वतारोहण की प्रेरणा पर्वतारोही पिता अनित और पर्वतारोही मां टिसू से मिली है। नैनीताल के मल्लाताल बाजार निवासी इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन की सदस्य मां टिसू का दावा है कि 5 वर्ष की उम्र में 5 पर्वतारोहण और 4 वर्ष की उम्र में 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची नंदा देश की पहली बाल पर्वतारोही है। अब IMF समेत गूगल में यह मुकाम किसी के नाम दर्ज नहीं है। तुलसी ने बताया कि 2019 में 10,500 फीट पर स्थित डोरिटल से पर्वतारोहण के दौरान नंदा देवी पहली बार उनके साथ थी। तब वह मात्र 1.5 साल की थी। इसके बाद 2021 में वह उनके साथ यमुनोत्री पहुंची। 2021 में उनके साथ 12,500 फीट पर केदारखंड ट्रैक किया। 2022 में नंदा देवी ने उनके साथ 12,500 फीट के त्रिवेण और इंद्रधारा बेस कैंप धर्मशाला किया। 7 अप्रैल 2023 में 12,000 फीट पर स्थित तुंगनाथ और 13,000 फीट पर स्थित चंद्रशिला फतह किया। 6 नवंबर 2017 को जन्मी नंदा सेंट्स कॉलेज में पहली कक्षा में अध्ययनरत है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रशिला चोटी फतह कर नैनीताल की नंदा देवी ने रचा। काफ़ी मोटिवेशनल न्यूज़ है। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में इतनी चोटियां फतेह हासिल की है। नेक्स्ट अपडेट है, चमोली के खल्ला में बनेगा उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क। कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड में आर्किड संरक्षण को खल्ला गांव में निर्मित आर्किड पार्क का उद्घाटन बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक SK सिंह और मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर संजीव चतुर्वेदी ने किया। कैंपा योजना के तहत मंडल घाटी के खल्ला गांव में आर्किड पार्क का निर्माण किया जाएगा और SK सिंह ने बताया यह क्षेत्र नैसर्गिक छटा और सुरम्यता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व मानचित्र पर बहुमूल्य आर्किडों की समृद्धि के क्षेत्र में यह घाटी अलग पहचान बना रही है। खल्ला गांव के उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क बना है। उन्होंने कहा कि अभी तक आर्किड की 48 प्रजातियां खोजी गई। बताया कि आर्किड वनस्पति जगत का सबसे सुंदर पुष्प है। प्राचीन काल से ही आर्किड की 4 प्रजातियां जीवक, ऋषभ, रिद्धि वृद्धि का अष्टवर्ग के रूप में च्यवनप्राश तथा विभिन्न असाध्य रोगों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह स्वरोजगार का अच्छा साधन है। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने पार्क के निर्माण में ग्रामीण के सहयोग पर आभार जताते हुए कहा कि जन भागीदारी के जरिए रोजगारमुखी बनाना ही आर्किड पार्क का उद्देश्य है। आर्किड पार्क में 15 वन प्रजातियां सुरक्षित हैं। अगली अपडेट है, अभिनेत्री आरुषि निशंक को मिला फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड। प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता एवं सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि निशंक को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड एवं फैशन फेस्टिवल में शेख याकूब अल अली और HIRFA अल फलाई की ओर से फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड के रूप में सम्मानित किया गया। यह अवार्ड आरुषि निशंक को बतौर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर बॉलीवुड में उनके बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया। आरुषि निशंक का जन्म उत्तराखंड के कोटद्वार में हुआ। आरुषि के पिता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार क्षेत्र से सांसद हैं। वह पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में आरुषि निशंक ने अरबों देशों में विशेष रूप से दुबई में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की संभावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग दुबई और यूएई के अन्य हिस्सों में हो। नेक्स्ट अपडेट है, गांव में चलाए प्लास्टिक दो सोना लो अभियान। जम्मू कश्मीर के एक गांव के सरपंच ने गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्लास्टिक दो सोना लो अभियान चलाया है। इसके बाद वह गांव 15 दिन में प्लास्टिक मुक्त हो गया। इससे प्रेरित होकर
SDC फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने उत्तराखंड के गाँव में भी ऐसा अभियान चलाने की वकालत की। SDC फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल का कहना है कि उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरा बड़ी समस्या है। यहाँ हर साल लाखों टन कचरा इकट्ठा हो रहा है। हमारे गांव में जम्मू कश्मीर के सादीवाड़ा गांव का मॉडल अपनाया जाए तो प्लास्टिक से पूरा प्रदेश मुक्त हो सकता है। जम्मू कश्मीर के सादीवाड़ा गांव में करीब 400 परिवार रहते हैं। गांव के सरपंच फारूक अहमद गनी ने अनोखी योजना शुरू की है। 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देने वालों को सोने का एक सिक्का दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही प्लास्टिक एक जमा करना शुरू किया और गांव को प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त किया गया। नेक्स्ट अपडेट है, अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है बैणी सेना प्रोजेक्ट। नगर निगम की ओर से कूड़ा एकत्रीकरण शुल्क की वसूली और मॉनिटरिंग की निगरानी के लिए बनाई गई बैणी सेना की पहचान अब देश में होने लगी है। जल्द ही भारत सरकार की इस प्रयोग को अन्य जगहों पर करना चाहती है। घर घर जाकर कूड़ा निस्तारण, शुल्क वसूलने और सफाई व्यवस्था की देखरेख के लिए हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बैणी सेना प्रोजेक्ट लागू किया। इसके सार्थक परिणाम सामने आए, जिससे जहां नगर निगम की आय बढ़ती है, वहीं बैणी सेना से जुड़ी महिलाएं भी स्वावलंबी बनी हुई है। बताया कि बैणी सेना ने कैसे घर घर से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 33 लाख रुपये प्रतिमाह तक पहुंचा दिया। अगली अपडेट है, सभी धर्मों की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की तैयारी। माता पिता को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई जा सकती है संहिता। उत्तराखंड में सभी धर्मों में महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति का अधिकार दिए जाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। समान नागरिक संहिता पर काम कर रही विशेषज्ञ समिति अब ड्राफ्ट तैयार करने के निर्णायक मोड़ पर है। समिति के सदस्य एवं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि समिति गठन के समय साफ कर चुकी है कि वह लैंगिक समानता के आधार पर काम करेगी और इसमें महिलाओं को बराबरी और का अधिकार देने की बात शामिल आई। यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति राज्य में उन अभिभावकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर भी गहनता से विचार कर रही है। सैन्य और अर्धसैनिक बहुल राज्य में यह समस्या खास तौर पर उन परिवारों में देखने को आती है जहां दुर्भाग्य से जवान या शहीद अफसर शहीद हो जाते हैं। ऐसे में बीमा व अन्य लाभ विधवा पत्नी को मिले। कुछ मामलों में पुनर्विवाह से माता पिता वित्तीय सुरक्षा से वंचित हो जाएं। वर्ष 2005 से पहले हिंदू महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें यह अधिकार वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं है। यह बात सही है कि समान नागरिक संहिता में लैंगिक समानता को केंद्र रखा गया है। महिलाओं को समान अधिकार विषय समिति की परिधि में शामिल है, लेकिन कौन सा विषय ड्राफ्ट में शामिल होगा, कौन सा नहीं, इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। यूसीसी भाजपा का चुनावी एजेंडा है। समान नागरिक संहिता भाजपा के मुख्य चुनावी एजेंडा का रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूसीसी बनाए जाने की घोषणा की थी और उन्हें विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार होने जा रहा है। कर्नाटक चौथा राज्य है जहां भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा में समान नागरिक संहिता का वादा किया। इससे पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल करंट अफेयर। देश का पहला केबल आधारित पुल तैयार। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में अंजी खड़ में देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है जो कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का काम पूरा होने पर प्रशंसा की। पुल का एक वीडियो साझा करते हुए वैष्णव ने ट्वीट किया कि भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी खड़ 11 महीनों में तैयार हुआ। अब कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगा। चेनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है केबल आधारित रेल पुल। प्रधानमंत्री मोदी ने की प्रशंसा और कहा कि 11 महीनों में तैयार हुआ यह ब्रिज और 96 केबल लगे हैं और 725 मीटर पुल की लंबाई है। 331 मीटर ऊपर नदी के तल से ये ब्रिज है, इसकी हाइट है। और नेक्स्ट करंट अफेयर की अपडेट है, टेंशन इरप्टेड इन सेवरल पार्ट ऑफ मणिपुर recently after a solidarity march organized by tribal student union to oppose the demand of ST status by section of majority मेटी community। ये प्रोटेस्ट यहाँ पर मेटी कम्युनिटी, मणिपुर में मेटी कम्युनिटी द्वारा ये विरोध किया जा रहा है ST आरक्षण की, ST स्टेटस के लिए। मेटी कम्युनिटी मणिपुर पीपुल को कहा जाता है। यह
मणिपुर का प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप है और ये मैती लैंग्वेज को बोलते हैं, जो एक वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो फैली हुई है, इम्फाल वैली रीजन इन मॉडर्न डे मणिपुर थ्रू द साइजेबल पॉपुलेशन हैज सेटल्ड इन इंडियन स्टेट असम, त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय में ये जनजाति बिलोंग करती है। और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। पहला है, ग्रे हाइड्रोजन कोयला लिग्नाइट गैसिफिकेशन या स्टीम मिथेन रिफॉर्मेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। नवीकरण ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस वाया कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन और ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। जो ग्रे हाइड्रोजन होता है यह लिग्नाइट के गैसिफिकेशन ब्लैक और ब्राउन के थ्रू प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को स्टीम मेथेन रिफॉर्मेशन कहते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उसके थ्रू ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। ट्राई द्वारा दी गई सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है। कौन से स्टेटमेंट सही है? यहाँ इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है। जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसका गठन हुआ। स्टेचुटरी बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी है। और ऑप्शन बी रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है ओनली। इसका जो यहाँ पे कथन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आ रहा अचानक मार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। अचानक मार टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज लाइज इन द छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है। और इसकी लोकेशन है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एंड यह टाइगर रिजर्व 2009 में ये डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौंध जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस पर विचार कीजिएगा। वे मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी हिमालय राज्यों में पाए जाते हैं। वे कुई और कुई नामक भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट। दे स्पीक लैंग्वेज कॉल्ड कुई एंड कुवी। और इसका एक्सप्लेनेशन है, द मेंबर ऑफ कौंड ट्राइब इन उड़ीसा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइब्स रहती है। और दे एडेड वन मोर इवेंट टू देयर कैलेंडर ऑफ फेस्टिवल कॉल्ड द बिहान मेला, इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया। इट इज़ नॉन एज द सीड फेस्टिवल, जो बीज फेस्टिवल ये मनाते हैं। और पार्टिसिपेटेड बाय फार्मर, पार्टिसिपेशन बिगिन एज सून एज फार्मर हैव हार्वेस्टेड, खरीफ क्रॉप के टाइम पे ये परफॉर्म करते हैं। कौन ट्राइबल ग्रुप जो पाया जाता है उड़ीसा के जंगलों में, ईस्टर्न इंडिया के उड़ीसा जंगलों में ये पाए जाते हैं। These tribal people speak language called Kui and Kuvi. These belong to the Dravidian language family. ये जो जाति है कौन ट्राइब, ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा। द लैंग्वेज नो स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन। ओरिया स्क्रिप्ट यूज्ड, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है ओरिया स्क्रिप्ट राइटिंग कुई एंड तेलुगु स्क्रिप्ट कॉल्ड कुवी। कुई और कुवी दो स्क्रिप्ट हैं, इनमें ओरिया स्क्रिप्ट यूज होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के होमवर्क के क्वेश्चन। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।